किस प्रारंभ हो चुका है। अंबेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा विधि के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी है उनको अस्थायी तौर पर अगली कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमति दी है एवं उनके परीक्षा नवंबर या दिसंबर तक होने की संभावना व्यक्त की है। उसके पश्चात ही ये निर्धारित होगा कि वो प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं या अनुत्तीर्ण। जैसा कि आपको विदित है कि अध्यापन कार्य निरंतर रहने से ही हम आगे की कक्षाओं के लिए तैयारी कर पाएंगे। अतः विधि के सभी विद्यार्थी जिनको विधि द्वितीय वर्ष में अस्थायी प्रवेश दिया गया है उनकी ऑनलाइन कक्षाएं निरंतर जारी है। अतः आप सभी नियमित समय पर इन चीज़ों का लाभ प्राप्त करें और जब ऑफलाइन क्लासेस हो तो कॉलेज में निरंतर उपस्थित रहकर अध्ययन को पूर्ण करें और 75% जो विश्वविद्यालय के अनुसार आवश्यक है वह भी सुनिश्चित करें। आज हम इसी क्रम में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में कुछ जानकारी या विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, if we analyze what is the meaning of transfer property and act, तो easily we can assess why this act was enacted by the Indian Parliament and what are provision inserted in this act। जैसा कि इसके नाम से विदित है कि एक ऐसा अधिनियम जो संपत्ति में भी बेसिकली 2 टाइप्स, मूवेबल अर्थात चल संपत्ति एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात अचल संपत्ति। सामान्य तौर पर इन्हीं संपत्तियों का हम अंतरण की बात करते हैं, सोशल दृष्टिकोण से ट्रांसफ़र की बात करते हैं। व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के कारण से संपत्ति को समय समय पर वहन भी करता है और आवश्यकता होने पर क्रय भी करता है। तो विक्रय और क्रय, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इट विल बी टोटली डिपेंड अपॉन circumstances and our requirement। According to our requirement and circumstances, we shall have to transfer of immovable property and we shall have to buy immovable property। But बेसिक सिद्धांत है कि जब भी हम कोई संव्यवहार करें तो उसका एक निर्धारित दस्तावेज, एक निर्धारित प्रक्रिया को हमें फॉलो करना होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम भी एक इसी क्रम में प्रयास है कि व्यक्ति जब भी संपत्तियों का आदान प्रदान करे तो उसे कानूनी प्रावधानों का ज्ञान होना चाहिए। एक विहित प्रक्रिया जो इसमें वर्णित की गई है उसका ज्ञान होना चाहिए और उन्हीं के अनुसार संपत्ति का अंतरण करना चाहिए। जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के पारित होने से पूर्व भी हम सेल गुड्स एक्ट 1930 अर्थात माल विक्रय अधिनियम 1930, उत्तराधिकार से संबंधित इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एंड पर्सनल इनहेरिटेंस एक्ट जो हिंदू विधि में या मुस्लिम विधि में या अन्य पारिवारिक विधि में वर्णित है, उनके अनुसार संपत्ति का आदान प्रदान होता रहा है। पर जैसा कि इसके नाम से विदित है कि दिस एक्ट इज इन्फोर्सेबल वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय
act of parties. It means a property is transferred by operation of law or according to Inheritance Act, then the provisions of this act will not be applicable. अर्थात ये अधिनियम केवल वहीं कार्य करेगा या प्रभावी होगा जहां संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति या एक जीवित पक्षकार से दूसरे जीवित पक्षकार को किया गया हो और पक्षकार के कृत्य के माध्यम से ही अंतरण किया गया हो. बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मीन्स बाय सेल, बाय एक्सचेंज, बाय मॉर्गेज, बाय गिफ्ट, by actionable claims, etc. So many ways are given. According to this way, property may be transferred from one living parties to another living parties. It means this act totally based on intervals theory. अर्थात जीवित व्यक्तियों के मध्य होने वाले अंतरण को डिफाइन करता है. तो टुडे हम इस एक्ट के थोड़ा सा परिचय हमने किया. आगे हम इसको और भी चर्चा करेंगे.